नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष ऐप के अंदर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी बात कर रहे हैं स्टैटिक्स की, सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, मतलब जो थ्योरी होती है उसके अलावा जो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टैटिक्स के अंदर, जिसे आप जो टॉपिक बोलते हैं वो बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग लगा देंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, क्या लिखेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसे आप बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होता है, इसको हम लोगों ने क्या किया कि इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में दो चीज़ें होती हैं। केंद्रीय माप को हम दो भागों में बांटा है। एक तो होता है गणितीय माध्य, एक तो क्या होता है? गणितीय माध्य। ठीक है, एक तो क्या होता है? गणितीय माध्य। और एक जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्थिति माध्य। क्या बोलते हैं? स्थिति माध्य। गणितीय माध्य और स्थिति माध्य। अब ये जो गणितीय माध्य होता है, इसमें भी तीन तरह से होता है गणितीय माध्य। ठीक है, तीन तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले गुणोत्तर माध्य की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, गुणोत्तर माध्य। दूसरा होता है हरात्मक माध्य। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? हरात्मक माध्य। और तीसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तीसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तीसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके हम लोग बोलते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। ठीक है, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य। गुणोत्तर माध्य को हम जीएम से डिनोट करूंगा मैं, हरात्मक माध्य को मैं एचएम से डिनोट करूंगा, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद में आप बात इधर आते हैं स्थिति माध्य के अंदर। स्थिति माध्य के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे माध्यिका, एक तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? माध्यिका, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुलक। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुलक। एक तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, माध्यिका, और एक होता है बहुलक। माध्यिका का मतलब होता है मीडियन। ठीक है, माध्यिका का मतलब हम लोग क्या कहेंगे? मीडियन। और बहुलक का मतलब होता है मोड। ठीक है, बहुलक का मतलब क्या होता है? मोड होता है। ये आपके कोर्स में है। अब इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें ये आप लोगों के कम्प्लीटली कोर्स में है। ठीक है, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, और ये सब अपने कोर्स में दे रखा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सबसे ज़्यादा जो समय लगेगा वो हमें समांतर माध्यम में लगेगा। इन दोनों में तो कुछ नहीं लगेगा। आज की इस लेक्चर्स के अंदर मैं ये दोनों तो ख़त्म कर दूंगा, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आपके कोर्स में गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य हैं। हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या समांतर श्रेणी नहीं है। श्रेणी होती तो मैं उसके श्रेणी वाले क्वेश्चंस के फॉर्मूले लिखवाता, उसका टीएन व पद ज्ञात करना वो लिखवाता। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? हरात्मक, गुणोत्तर और समांतर माध्य, यानी स्टैटिक्स के अंदर लिखा है। स्टैटिक्स के अंदर ये आता है। जब स्टैटिक्स की बात करता हूं तब ये पांचों शब्द आते हैं। और यदि सिर्फ शब्द होता आपके कोर्स में श्रेणी, ठीक है, सीरीज होता, तो सीरीज में आप एपी, जीपी और एचपी पढ़ते। ठीक है, हार्मोनिक्स प्रोग्रेशंस, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये होता। अपने कोर्स में क्या है? अपने कोर्स में माध्य हैं। अपने कोर्स में माध्य हैं। माध्य में कौन सा है? ये सब गुणोत्तर, हरात्मक, समांतर, वाद्य वगैरह, माध्यिका, बहुलक, ये सब आता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस गुणोत्तर माध्य से। तो मैं पहले, छोटे छोटे हैं ये दोनों, ये इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद में इसको आराम से डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे गुणोत्तर माध्य। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे आप सभी गुणोत्तर माध्य। ठीक है, आप लोग हेडिंग लिखेंगे गुणोत्तर माध्य। ठीक है, गुणोत्तर माध्य। ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। तो सभी हेडिंग लिख देंगे गुणोत्तर माध्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं।
अब देखो क्या होता है, हालांकि देखो गुणोत्तर जो सीरीज होती हैं, ठीक है, सीरीज जो होती हैं, जैसे मान लो जो अपने कोर्स में नहीं है गुणोत्तर श्रेणी में जैसे ये 3 है, नेक्स्ट हो गया 6, फिर क्या हो गया 9, ठीक है, इसको मैंने फिर क्या हो गया, इसको देखो, इसको 3 से मान लो, इसको मैंने किससे गुणा कर दिया सर, 2 से, चलो ठीक है, उसके बाद वापस इसको भी मैंने 2 से गुणा कर लिया, तो सर ये 12 हो गया, फिर इसको मैंने 2 से गुणा कर लिया, तो ये कितना हो गया सर, यहाँ पर 24 हो गया, फिर इसको 2 से मैंने गुणा कर लिया, तो ये कितना हो गया सर, 48। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, यानी किसी भी श्रृंखला के n पदों का, किसी भी श्रृंखला के n पदों के गुणनफल का, n पदों के गुणनफल का nवां मूल ही क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इसकी परिभाषा, आपसे कोई पेपर में परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो आप लोग लिख दीजिए, किसी श्रृंखला के, इसमें लिखना किसी, ठीक है, आप सभी लिखेंगे, किसी श्रृंखला के n पदों के, किसी श्रृंखला के n पदों के गुणनफल का, किसी श्रृंखला के n पदों के गुणनफल का nवां मूल गुणोत्तर माध्य कहलाता है, nवां मूल गुणोत्तर माध्य कहलाता है, nवां मूल गुणोत्तर माध्य कहलाता है। किसी श्रृंखला के n पदों के, ठीक है, n पदों के गुणनफल का nवां मूल क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ से, n पदों के गुणनफल का nवां मूल क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य। समझना, इस क्वेश्चन को देखना इधर, कोई भी n पदों की सीरीज है, जैसे ये लिखा मैंने, ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया x1 है हमारे पास में, एक तो है x1, दूसरा फिर मैंने किया x2, ठीक है, x3, x4, ठीक है, गुणा x5 गुणा x6, ठीक है, x6, ऐसे करते करते xn है, ठीक है, ये xn है। किसी श्रृंखला के n पदों के गुणनफल का nवां मूल, इसका मैं nवां मूल निकालूं तो वही क्या कहलाएगा, gm कहलाएगा, गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, अपना गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, अपना गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। nवां मूल ही क्या कहलाएगा, गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। अब क्वेश्चंस के अंदर इधर देखना, यदि मैं तो अपने को, मान लो अपने को रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, यदि आपको यहाँ पर n पद की जगह यदि 2 पद होते हैं, कितने पद होते हैं सर, यदि 2 पद हैं, ठीक है, यदि 2 पद हैं, ठीक है, यदि 2 पद, जैसे मैं a और b लिख लेता हूँ, यदि 2 पद a और b हैं, तो gm क्या होगा, तो सर gm जो होगा वह क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a इंटू बी। भाई 2 पद हैं तो यहाँ 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, रूट ए बी होगा। यदि 3 पद हैं, तो यदि 3 पद हैं, ठीक है, a b और c हैं, तो बताओ gm क्या होगा, तो उस समय जो gm होगा, तो उस समय जो gm होगा वो क्या हो जाएगा सर, gm हो जाएगा, 3 पद हैं तो यहाँ पर 3 लिख दो, 2 हम लिखते नहीं है ना, तो ये a b c हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। और यदि 4 पद हैं, ठीक है, यदि 4 पद ए बी सी और डी हैं, ठीक है, डी हैं, तो बताओ जीएम क्या होगा, तो उस समय जो जीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 4th रूट, ठीक है, ए बी सी डी हो जाएगा, 4th रूट ए बी सी डी हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये हम लोग को पता होना चाहिए कि इसे हम लोग कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चंस लिख लेते हैं। मैं आपको पूछूं कि क्वेश्चंस लिख दिया, ठीक है, आपको सिंपल सा एग्जांपल्स लिख दिया कि बताओ 8 तथा 18 का गुणोत्तर माध्य, 8 तथा 18 का क्या होगा, गुणोत्तर माध्य होगा, 8 तथा 18 का गुणोत्तर माध्य होगा। ये एक क्वेश्चंस लिख दिया, 8 और 18 का क्या लिख दिया मैंने, गुणोत्तर माध्य लिखा। तो बड़ा सिंपल सा है, अभी हम लोगों ने बात की, तो सर जीएम बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 8 इंटू 18, रूट ऑफ 8 इंटू 18। अब मुझे बताओ 8 इंटू 18 कितने होते हैं सर, 144 होते हैं। आप गुणा कर लिया करो या फिर टुकड़े करा करो,
नहीं समझ में आए ना तो टुकड़े करा करो। कैसे, इधर देखो 8 को क्या लिख सकता हूँ सर 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 18 को क्या लिख सकता हूँ सर 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, टुकड़े करा करो जिसके आप फैक्टर जानते हैं। अब मुझे ये बताना यहाँ से सर, यहाँ से 4 का मतलब क्या होता है सर 2 हो गया। ठीक है, इस 9 का मतलब क्या होता है सर 3 होता है। इस 2 का मतलब क्या होता है सर 2 होता है। तो हमारे पास जो गुणोत्तर माध्य आएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा सर 12 आंसर आएगा। बात सभी को समझ में आई ना भाई? बड़ा इजी क्वेश्चंस है, आप लोग आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चंस और लिख दिया, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चंस और लिख दिया, जैसे देखिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख दीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या लिख लेते हैं और लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 9, 24 तथा 125 का 9, 24 तथा 125 का गुणोत्तर माध्य। ठीक है, गुणोत्तर माध्य होगा। बताइएगा इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक है, 9, 24 और 125 का गुणोत्तर माध्य आपसे पूछा है। अब यदि मुझे इसका गुणोत्तर माध्य निकालना है, ठीक है, इसका गुणोत्तर माध्य GM क्या हो जाएगा सर, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कितना लग जाएगा सर 3 लगेगा। इस बार 3 लगेगा तो ये क्या हो गया सर 9 इंटू 24 इंटू 125। ठीक है, 9 इंटू 24 इंटू 125 हो गया। अब देखिएगा इधर आपको फिर से यहाँ पर क्यूब रूट निकालते हैं इस बार, है ना। 9 का मतलब तो सर मैं इसको क्या रखने दूँ सर, 9 को 9 ही रहने देता हूँ सर, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 24 को सर 3 इंटू 8 लिख सकता हूँ, और 125 को तो 125 ही रहना दो। इसका क्यूब रूट हम जानते हैं, उसको क्यों छेड़ना। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो मुझे ये बताइएगा सर, यहाँ पर देखो तो ये देखो 3 पूरा पेयर बन रहा है, तो इसका आंसर एक तो 3 आएगा, एक तो 3 आ जाएगा सर। इस 8 का मतलब सर 2 होता है, और इस 125 का मतलब 5 होता है। तो बताओ 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा सर 30 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 30 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 30 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चंस देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग बताएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 8 माइनस 8 तथा -2 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा। तो बताओ इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक है, इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक है, इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा ये पूछा है। -8 और -2 का गुणोत्तर माध्य आपसे पूछा है। ठीक है, -8 और -2 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो आप लोग वही वापस GM बराबर क्या हो जाएगा सर, रूट ऑफ -8। ठीक है, और -2। तो यदि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 का मतलब क्या होता है सर 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर 4 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 4 आंसर आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछ लेता कि ये, ठीक है, कोई संख्या लिख दी, जैसे 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 आपने लिख दी, कोई भी संख्या लिख दी 24 तथा -6 का बताओ गुणोत्तर माध्य। ठीक है, 24 तथा -6 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक है, इसका माध्य क्या होगा। तो वही वापस फॉर्मूला तो आपके पास में वही है। ठीक है, फॉर्मूला तो GM बराबर क्या हो जाएगा सर, GM का फॉर्मूला वही है 24 इंटू -6। तो बताओ 24 इंटू 6 कितने होते हैं। तो सर 24 इंटू 6 करोगे तो 144 होता है। कितना होता है सर 144। लेकिन किसका, माइनस का। माइनस में रूट में होता तो ये क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, काल्पनिक आएगा। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं, नोट बना के एक बात चाहे तो लिख भी सकते हैं कि सर यदि दो संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है, तो कभी गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, काल्पनिक आएगा। रूट के अंदर माइनस में संख्या क्या होती है, काल्पनिक होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि दो संख्याएं हैं,
ठीक है। यदि दो संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, एक प्लस की और एक माइनस की हैं, तो उस स्थिति में कभी भी गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो उस स्थिति में कभी भी गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने गुणोत्तर माध्य के बारे में बात की। अब देखो, मान लो क्वेश्चंस कभी, हालांकि ये तो गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चंस है, परंतु क्या पता गुणोत्तर माध्य में पूछ ले तो किसी श्रृंखला के, ठीक है, किसी श्रृंखला में मान लो मुझे n गुणोत्तर माध्य कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है। मान लो कभी भी क्या लिख रखा है, किसी भी राशियों से, n राशियों से उसका n गुणोत्तर माध्य कैलकुलेट करना हो। ठीक है, दो राशियों के मध्य n गुणोत्तर माध्य कैलकुलेट करना हो तो हेडिंग लिख दीजिए, दो राशियों के मध्य, दो राशियों, ठीक है, दो राशियों के मध्य, दो राशियों के मध्य n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। दो राशियों के मध्य n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, दो राशियों के मध्य n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। मुझे मान लो सपोज, इधर देखना, अभी मैंने आप लोगों को एक सीरीज बताई थी, ठीक है, अभी आप लोगों को एक मैंने सीरीज बताई थी। जैसे मेरे पास में ये संख्या है a और ये हैं b, a हैं, इसके बीच में मान लो मुझे गुणोत्तर माध्य, जैसे ये g1, ठीक है, ये g2, ये g3, ये g4, इस तरह से मान लो मुझे निकालना है। और इधर वापस मैं लिख लेता हूँ b, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, मध्य n गुणोत्तर माध्य निकालना। तो चलो मैं ये लिख ही देता हूँ फिर इसको भी, है ना। ऐसे करते करते मान लो इस तरह से gn, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना पास में, ये हो जाएगा अपने पास में b, ठीक है। a और b के मध्य n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका सार्व अनुपात निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इसका सार्व अनुपात निकालना पड़ेगा। तो सार्व अनुपात क्या होता है, सुनना, ठीक है, ठीक है, सार्व अनुपात क्या होता है, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात कॉमन रेशियो, जिसे मैं r से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज क्या होगा, b बट्टा a की पावर में 1/n+1, ठीक है। ये सार्व अनुपात का फॉर्मूला होता है, ये पता होगा तो हम लोग आराम से निकालेंगे। r बराबर क्या होगा, b बट्टा a 1/n+1। जैसे जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, लिखना, बाद में लिखना, आप लोग पहले समझना। जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे पास में ये हैं 3 तथा 48, 3 तथा 48 के मध्य, 3 तथा 48 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य, क्या चाहिए मुझे बताओ, 3 गुणोत्तर माध्य, 3 तथा 48 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य कौन कौन से होंगे। 3 और 48 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो आप लोग क्या करना है, सार्व अनुपात, मतलब इस अनुपात से गुणे करते जाना है। कैसे, इधर देखना, समझना। पहले तो सर r निकालते हैं, पहले तो सबसे पहले r निकालो। तो r बराबर क्या होगा, ये है a, ये है b, तो ये हो जाएगा सर 48/3 की पावर में 1/n, n का मतलब जितने हैं, कितने हैं, 3, तो 3 + 1, ठीक है, 3 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ 48 में ये भाग करोगे तो सर ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो मुझे बताओ 16 का 1/4 कितना होता है, 16 की पावर 1/4 कितना होता है सर, 16 की पावर 1/4 2 होता है। मतलब समझ में आया, 2 की पावर 4 लिखूंगा तो 1/4 करने पर 2 की पावर, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि सार्व अनुपात मतलब 2 आया है, यानी कि इसको आप 2 से मल्टीपल करते जाना है। सुनना अब मेरी बात को ध्यान से, कैसे करना है सर। पहला तो सर हमारे पास 3 था ही, 3 था, अब इस 3 को 2 से मल्टीपल करते जाओ, इस 3 को 2 से मल्टीपल करो, बताओ कितने हुए सर, 6। अब इस 6 को 2 से मल्टीपल करो, बताओ कितने हुए सर, 12। पर सर इसको 2 से मल्टीपल करो, कितने हुए सर, 24। इसको 2 से मल्टीपल करिए, कितना होता है सर, 48। मुझे ये बताओ आप लोगों को कितने गुणोत्तर माध्य चाहिए थे, इन दोनों के बीच में 3 चाहिए थे, ये आपके 3 गुणोत्तर माध्य आ गए। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस, हालांकि ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, एमसीक्यू से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बनते भी नहीं हैं, परंतु फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चंस और देखते हैं भाई, मैं आपको ऐसे कह दूं, क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको सामने एक क्वेश्चंस लिख दिया, ये वाला,
ठीक है, मैंने कहा 2 तथा 256, 2 तथा 256 के मध्य, ठीक है, 2 तथा 256 के मध्य, ठीक है, 2 तथा 256 के मध्य आप लोगों को मान लो मैं गुणोत्तर माध्य निकालना पड़े 6, 2 और 256 के मध्य, ठीक है, कितने 6 गुणोत्तर माध्य बताओ, कितने 6 गुणोत्तर माध्य निकालने हैं, ठीक है, 6 गुणोत्तर माध्य निकालने हैं, 6 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं, 2 और 256 के मध्य 6 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो क्या करोगे, इधर देखो, सबसे पहले तो सर हम लोग क्या करेंगे, आर कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो आर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सर b बट्टा 256 बट्टा की पावर में 1/6 + 1 7, तो ये कितना हो गया सर, r बराबर, इसका आधा करूंगा तो सर 128 की पावर में 1/7। अब ये कैसे होता है, तो 128 के जिसको डायरेक्ट नहीं आता ना तो वो तो लिख देगा सर 2 की पावर में, ठीक है, 2 की पावर में 7, देखो 32 होता है, फिर 64 होता है, और फिर ये तो 2 की पावर 7 की पावर में 1/7, तो ये 7 7 कट गया, तो रिजल्ट कितना है सर 2। तो अब इसके गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं, आराम से आप लोग लिख सकते हैं। पहला था सर 2, अब 2 को 2 से गुणा करो कितने होते हैं सर 4, 4 को 2 से गुणा करो कितने होते हैं सर 8, 8 को 2 से गुणा करो कितने होंगे सर 16, 16 को 2 से गुणा करो 32, 32 को 2 से गुणा करिएगा, ठीक है 64, फिर इसको 2 से गुणा करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा सर 128, और फिर इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 256, ठीक है, कितना हो जाएगा 256 होगा। अब यदि आप लोग बात करते हैं इसकी, तो बताओ ये कितने हुए पूरे के पूरे, ठीक है, ये पूरे के पूरे कितने हो गए सर, ये पूरे के पूरे 6 हो गए। इसे हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। क्या बोलते हैं भाई, इसको गुणोत्तर माध्य बोला जाता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ ये इतने काम के नहीं है, आप लोगों को तो बस ये जो पढ़ाया ना वो ध्यान रख लेना बस, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये जो पढ़ा है गुणोत्तर माध्य क्या होता है, किसी श्रृंखला के n पदों के गुणनफल का nवां मूल जो होता है गुणोत्तर माध्य कहलाता है। किसी श्रृंखला के n पदों के गुणनफल का nवां मूल क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, 2 पद हैं तो इस तरह से, 3 पद से 5 पद है तो अलग से लिख सकते हैं। 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य निकाल दिया, 3 संख्याओं का माइनस का, यदि दोनों माइनस में हैं तो कभी गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं हो सकता है। यदि 2 संख्या विपरीत चिन्ह की है तो कभी गुणोत्तर माध्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में 2 राशियों के मध्य यदि n गुणोत्तर माध्य निकालना है तो उसे हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा सर, सार्व अनुपात चाहिएगा। क्या चाहिएगा सर, सार्व अनुपात निकालना पड़ेगा। सार्व अनुपात यानी r बराबर b बट्टा a 1/n+1 होता है, ठीक है, b बट्टा a 1/n+1 होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने जैसे r निकाल दिया तो इसको मल्टीपल करते जाओ, पहली संख्या को मल्टीपल करते जाओ, यहाँ पर भी क्या करते हैं मल्टीपल। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो गुणोत्तर माध्य से संबंधित में था, ठीक है, गुणोत्तर माध्य से रिलेटेड जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसकी, हरात्मक माध्य की। नेक्स्ट हम लोग बात किसकी करेंगे भाई, हरात्मक माध्य की बात करेंगे। तो हेडिंग लिख दीजिए नेक्स्ट, हरात्मक माध्य। क्या लिखेंगे आप लोग, हरात्मक माध्य, ठीक है, हरात्मक माध्य जिसे आप लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या लिखते हैं भाई, जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या होता है सर, इसका मीनिंग देखो, ये जो परिभाषा मैं लिखवा रहा हूँ बेसिक परिभाषाएं हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी श्रृंखला के कुल पदों की संख्या, कुल पदों की, किसी श्रृंखला के कुल n पदों की, किसी श्रृंखला के कुल n, लिख दिया, किसी श्रृंखला के कुल n पदों की संख्या को, किसी श्रृंखला के कुल n पदों की संख्या को
किसी श्रृंखला के कुल n पदों की संख्या को उनके व्युत्क्रमों लिखना, किसी श्रृंखला के कुल n पदों की संख्या को, ठीक है, उनके व्युत्क्रमों के योग, ठीक है, उनके व्युत्क्रमों के योग से भाग देने पर प्राप्त भागफल हरात्मक माध्य कहलाता है। ठीक है, हरात्मक माध्य कहलाता है। किसी श्रृंखला के कुल n पदों की संख्या को उनके व्युत्क्रमों के योग से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहते हैं हम लोग? हरात्मक माध्य कहलाता है। इधर देखना, समझना पहले तो अच्छे से। मान लो मेरे पास में श्रृंखला में आप लोग देखोगे तो सर x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, फिर हमारे पास x4 है, फिर x5 है। इस तरह से मेरे पास में ये xn सीरीज हैं, xn सीरीज हैं कि टोटल पद कितने हैं? n पद हैं। किसी श्रृंखला के कुल n पदों की संख्या को, चलो हरात्मक माध्य निकाल रहा हूँ सर, hm निकालना हूँ, तो सर कुल पदों की संख्या n बट्टा में, ठीक है, संख्या को उनके व्युत्क्रमों का, इनका व्युत्क्रम, प्रत्येक का व्युत्क्रम, ठीक है, 1/x1, इसका 1/x2, इसका 1/x3, ठीक है, इस तरह से ये 1/xn के योग के व्युत्क्रम से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या कहलाता है? hm। ये इसका बेसिक फॉर्मूला, जैसे वहाँ पर लिखा था उसी तरह से इसका भी ये बेसिक फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब बात करेंगे अपन 1 by 1, ठीक है। अभी हम लोग जो बात करते हैं यहाँ तक सभी ने लिख दिया होगा। कोई भी श्रृंखला है उसमें जितने भी पद होते हैं ना वो लिख दो, और उसके बाद में प्रत्येक पद का उल्टा करके उन सबको जोड़ के फिर वापस, जैसे देखना इधर, जैसे आप लोग बात करते हैं यदि 2 पद हैं, ठीक है। अब देखना इधर मैं बात करता हूँ यदि, ठीक है, यदि 2 पद हैं, यदि 2 पद, ठीक है, यदि 2 पद A B हैं, यदि 2 पद A और B हैं, तो फिर HM क्या होगा? देखो तो HM क्या होगा? तो HM बराबर क्या हो जाएगा? 2 पद हैं तो सर n कितना है सर? 2 बट्टा में 1/A प्लस का 1/B। और इसको सॉल्व करूं? बिल्कुल सर। और इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे बताओ ये 2 ऐसा का ऐसा बट्टा में LCM कितना आएगा? AB, ठीक है, LCM कितना आ जाएगा? AB आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा सर? A प्लस B बट्टा में AB। ऊपर और भेजेंगे इसको तो सर क्या हो जाएगा? 2AB अपॉन में A प्लस B। आप तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा भाई, ये डायरेक्ट अपने को याद रखना है कि जब भी 2 पद होते हैं तो उसका गुणोत्तर माध्य क्या होता है सर? 2 पद के अंदर गुणोत्तर माध्य क्या होता है? 2AB अपॉन A प्लस B, 2AB अपॉन A प्लस B होता है, ठीक है। क्या होता है? 2AB अपॉन A प्लस B होता है। और यदि 3 पद हैं तो सर, ठीक है, यदि 3 पद हैं, ठीक है, यदि क्या कह रहा हूं सर? 3 पद हैं, यदि 3 पद हैं A B C हैं, यदि 3 पद A B C हैं तो बताओ HM क्या होगा? तो HM क्या हो जाएगा? तो सर ऊपर लिख दो 3 और बट्टा में लिखो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C होता है, ठीक है। इसको और सॉल्व किया तो मैंने, तो बताओ 3 ऐसा कैसा रहेगा? 3 ऐसा कैसा? अपॉन में ABC आ जाता है, ठीक है, ये ABC आता है तो ये 3 यहाँ पर ABC, ये ABC, ठीक है। A का भाग दूंगा BC बचेगा, B का दूंगा AC बचेगा, C का दूँ, यानी कुल मिलाकर AB प्लस का BC प्लस का CA बचेगा। और ऊपर इसको भेज देता हूं तो ये क्या होगा? 3ABC बट्टा में AB प्लस का BC प्लस का CA, ठीक है। ये अपने पास 3 फॉर्मूले हैं तो, ठीक है, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, हाईएस्ट आप तो 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल तो वैसे 4-5 अपन कुछ भी कर सकते हैं, परंतु ये इतना याद कर लीजिए बहुत हैं, ये इतना सा याद कर लीजिए वो भी बहुत हैं, ठीक है। तो ये गुणोत्तर माध्य से संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्वेश्चंस में जैसे आपको पूछे, मान लो छोटा सा प्रश्न लिखता हूँ मैं, छोटा सा एक प्रश्न लिखा, जैसे ये लिख दिया, आपको कहा कि 2 तथा कोई संख्या लिख दी आपने, 2 तथा 6
2 तथा 6 का गुणोत्तर माध्य होगा। 2 तथा 6 का हरात्मक माध्य, सॉरी गुणोत्तर माध्य क्या, हरात्मक माध्य। 2 तथा 6 का हरात्मक माध्य आपसे पूछा है, 2 तथा 6 का हरात्मक माध्य निकालिएगा। 2 तथा 6 का हरात्मक माध्य अपने को पूछा है, 2 और 6 का हरात्मक माध्य निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा सर, एच एम बराबर क्या हो जाएगा सर, एच एम बराबर 2 ए बी, ए कितना है 2, बी कितना है सर 6, बट्टा में बात करते हैं तो सर 2 + 6 8 होता है। 2 + 6 कितना होता है सर, 8 होता है। 2 का पहाड़ा सर इसमें 4 बार, 2 का पहाड़ा इसमें सर 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें सर 3 बार। तो इसका जो हरात्मक माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका हरात्मक माध्य कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो 3 संख्या है। ठीक है, आपसे कोई संख्या पूछ ली, जैसे मैं वापस बता देता हूँ, जैसे ठीक है, जैसे क्वेश्चंस में आप लोगों को ये पूछ लिया। ठीक है, 3 5 तथा 3 5 तथा 3 5 तथा कोई लिख दिया संख्या आपने, जैसे 3 5 तथा 8, 3 5 तथा 10 का हरात्मक माध्य बताओ। इसका मुझे हरात्मक माध्य निकालना है। यदि इसका मुझे हरात्मक माध्य निकालना है, ठीक है, तो इसका मुझे यदि हरात्मक माध्य निकालना है तो क्या निकालोगे सर, सिंपल सा, आप तो एच एम लिखा, एच एम बराबर में क्या हो जाएगा सर, 3 × 3 × 5 × 10, 3 ABC, ए बी इन दोनों का गुणा 3 × 5 15, ठीक है, 5 × 10 50 और 10 × 3 30। एक बार इन सबको जोड़ेंगे तो मुझे ये बताओ, यदि इन सबको जोड़ेंगे तो बताओ 3 × 3 × 5 × 10 बट्टा में बात करते हैं तो ये कितना हो गया, 80 और 90 और 5 95। ठीक है, 80 90 और 5 95। तो कैलकुलेशंस में आप लोग जब देखोगे, ठीक है, कैलकुलेशंस में तो मुझे बताओ 5 का पहाड़ा इसमें 19 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, 3 × 3 9, तो ये हो जाएगा 90/19। ये इस क्वेश्चंस का आंसर होगा। ठीक है, ये इसका एच एम होगा, सॉरी सिर्फ एच कैसे लिखा मैंने। ठीक है, ये क्या है सर, एच एम है, यहाँ भी एच एम है। ओके, एच एम बराबर कितना होगा, 90/19 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आप लोगों को यदि थोड़ा बहुत मैथ जिसने पढ़ रखा है, जिसने समय दूरी चाल टॉपिक पढ़ा, तो ये औसत चाल का फॉर्मूला नहीं है क्या, ये औसत चाल के फॉर्मूले हैं। जब दूरी समान होती है तो औसत चाल के फॉर्मूले होते हैं। कैसे, इधर देखना। ठीक है, ये जो हम लोगों ने अभी लिखा है ये किन दोनों के फॉर्मूले हैं, औसत चाल के फॉर्मूले हैं। औसत चाल में कैसे, जब दूरी समान हो। ठीक है, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान होती है ना, जब दूरी समान हो, ठीक है, जब दूरी समान हो तो ये एवरेज स्पीड के फॉर्मूले, जब दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड जो होती है, ठीक है, जब एवरेज स्पीड होती है तो ये फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में, यानी कि यहाँ लिख सकता हूँ 2ab अपॉन में a + b, और ये भी 3abc अपॉन ab + bc + ca। ठीक है, यहाँ पर अब मैं क्या कह देता हूँ, अब यहाँ पर a b और c क्या है, a b c क्या है, स्पीड है, a b c क्या है, स्पीड है। ठीक है, ये a b c क्या है, स्पीड है। क्वेश्चंस कैसे आता है, इधर देखना। क्वेश्चंस आपसे इस तरह से पूछा जाता है, एक व्यक्ति घर से ऑफिस, एक व्यक्ति घर से ऑफिस, एक व्यक्ति घर से ऑफिस, एक व्यक्ति घर से ऑफिस 10 किलोमीटर/आवर की चाल से जाता है, की चाल से जाता है तथा ऑफिस से घर, तथा ऑफिस से घर, तथा ऑफिस से घर 8 किलोमीटर/आवर, 8 किलोमीटर/आवर की चाल से लौटता है। तो बताओ घर से ऑफिस की दूरी क्या है, तो बताओ घर से ऑफिस की दूरी क्या है, तो बताओ घर से ऑफिस की
दूरी क्या है? तो बताओ घर से ऑफिस की दूरी क्या है? एक व्यक्ति घर से ऑफिस 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, ऑफिस से घर वापस इससे लौटता है। तो मुझे बताओ, घर से ऑफिस जाएगा और जब ऑफिस से घर आएगा तो दूरी समान रहेगी। जब ऑफिस से घर आएगा और घर से ऑफिस जाएगा तो दूरी क्या रहेगी? समान रहेगी। और जब दूरी समान रहेगी तो इसका मतलब आपको समझ में आया, जब दूरी समान रहेगी तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। और सॉरी बताओ, घर से एक सेकेंड ये दूरी नहीं पूछा है, तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? दूरी का फॉर्मूला तो अभी को दूरी नहीं पढ़ रहे पर, तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? आपसे औसत चाल पूछा है उसकी, ठीक है। तो बताओ उसकी औसत चाल कितनी होगी? यदि उसकी औसत चाल हमें पूछी है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी सर? उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वह कितनी हो जाएगी सर? 2 इंटू जाते समय स्पीड सर 10, ठीक है, जाते समय स्पीड 10 और आते समय स्पीड 8 और बट्टा में बात करते हैं, ठीक है, औसत चाल की बात करते हैं। तो ये कितना? 10 और 8 18, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए आप लोग। दो का पहाड़ा इसमें दे देते हैं, 9 बार 2 का पहाड़ा, ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 80/9 किलोमीटर पर आवर। 80/9 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। लिख दिया आप सभी ने, ठीक है। तो ये हरात्मक माध्य का फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ठीक है। दो संख्या है तो 2ab/a+b और 3abc है, ठीक है। और यही जब दूरी समान होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये हरात्मक श्रेणी में तो होता है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ओके, अब नेक्स्ट इसी में आप लोगों को पूछे कि दो राशियों के मध्य n गुणोत्तर माध्य की जरा हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, तो भी आप लोग हेडिंग बना के लिख दीजिए। दो राशियों, ठीक है, दो राशियों a तथा b के मध्य, दो राशियों a तथा b के मध्य n हरात्मक माध्य ज्ञात करना। n हरात्मक माध्य ज्ञात करना, ठीक है। दो राशियों a और b के मध्य n हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। देखो, हरात्मक माध्य समांतर जो होता ना उसका उल्टा होता है, समांतर श्रेणी जो होती है उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो क्या करना है, इधर देखना। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो यदि मुझे यहाँ पर कैलकुलेशंस करना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना? सबसे पहले आप लोग क्या करना? समांतर श्रेणी में बदल देना। सबसे पहले तो क्या करना है? समांतर श्रेणी में, मतलब सबसे पहले दोनों पदों का व्युत्क्रम कर देना। सबसे पहले व्युत्क्रम कर लेना। सबसे पहले व्युत्क्रम करके क्या निकाल देना? इसका समांतर माध्य निकाल देना। समांतर माध्य ज्ञात करना, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनका व्युत्क्रम करके, ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। अब जब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना है? सबसे पहले व्युत्क्रम करके उसका क्या करेंगे? समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अब समांतर माध्य में आप लोग देखते हैं तो समांतर माध्य के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का उससे करते हैं, लेकिन अपने कोर्स में समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अपने कोर्स में क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। तो जब समांतर श्रेणी अपने कोर्स में नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो सर पहले तो हमें ये उसके अंदर समांतर श्रेणी के अंदर समांतर माध्य में, ठीक है, समांतर माध्य के लिए डी होता है, डिफरेंस होता है, मतलब जो डिफरेंस होता है वहाँ पर सार्वनुपात होता है, उसे सार्वअंतर बोलते हैं। वो कितना होता है सर? b-a/n+1 होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी के लिए डी क्या होता है? b-a n+1 होता है,
जैसे एक बार समझना इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मेरे पास में एक क्वेश्चन है मान लो। ठीक है, कोई एग्जाम्पल्स लिखा मैंने, जैसे ये लिख दिया 1/2। ठीक है, 1/2 तथा 3। ठीक है, 1/2 तथा 3 के मध्य। ठीक है, 1/2 तथा 3 के मध्य कितने, 3 गुणोत्तर माध्य निकाल लें, 4 निकाल लें। ठीक है, चलो 1 और 2 के, 1/2 और 3 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ सर, 3 हरात्मक माध्य, 3 हरात्मक माध्य। हम हमें 3 हरात्मक माध्य निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, समांतर माध्य की तरह। ठीक है, 1 और 2 के मध्य 3 हरात्मक माध्य निकालना, तो सबसे पहले तो क्या करो, व्युत्क्रम करके इनका समांतर माध्य व्युत्क्रम करोगे इसका, तो सर इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, यदि इसके व्युत्क्रम की बात करता हूँ तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा सर 2, और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये सबसे पहले तो इसका व्युत्क्रम करेंगे 2 और 1/3। अब उसके बाद में सर हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य, उसके लिए हमें डी चाहिएगा। डी बराबर क्या होगा बताओ, डी बराबर होगा b-1, यानी 1/3 माइनस का 2 में n मतलब 3 है, तो +3 + 1 कर लो। ठीक है, तो यहाँ से जो डी आएगा ये कितना हो जाएगा सर, यदि यहाँ पर बात करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, हम लोग ऐसे करते हैं इजीली कट जाए, तो मैं यहाँ 4 कर लेता हूँ ना, ठीक रहेगा, कट जाएगा इजीली, तो यहाँ 4 कर लूँ, ताकि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर 4 + का 1 हो जाएगा, ताकि कटेगा कैसे, 3 × 2 6, 3 × 2 6। ठीक है, 1 - 6 माइनस का 5, तो यहाँ से हो जाएगा -5 और बट्टा में ये कितना है 3, और यहाँ पर भी 5, ताकि ये 5 से 5 कट जाए। तो हमारे पास जो डी बराबर आया है वो आया -1/3। डी बराबर कितना आ गया सर, -1/3 आया। डी बराबर -1/3 आ गया। अब जब डी बराबर -1/3 आया है, तो हमारे पास जो समांतर माध्य होंगे, ठीक है, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, समांतर माध्य हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो समांतर माध्य होंगे, ठीक है, समांतर माध्य होंगे वो कितने हो जाएंगे देखना। सबसे पहले हमारे पास 2 था सर, ये 2, अब उस 2 में से 1/3 घटाएंगे, तो मुझे बताओ 2 में से 1/3 घटाऊंगा तो कितना होगा, 2 × 3 6, 6 में से घटाऊंगा 5/3 हो जाएगा। फिर क्या करूंगा सर, इस 5/3 में से 1/3 घटाऊंगा, तो सर ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा सर, 4/3 में से 1/3 घटाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4 में 3, 3/3 मतलब 1। और फिर हम बात करेंगे इस 1 में से, आगे क्या कर रहा हूँ, 1 में से 1/3 घटाऊंगा, तो सर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो समांतर हैं, 4 समांतर माध्य जो आए हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे सर, एक तो होगा 5/3, एक होगा 4/3, एक हो जाएगा कौन सा 1, ठीक है, 1/1, एक हो जाएगा 2/3। लेकिन हरात्मक माध्य क्या होता है, उल्टा होता है, तो 4 हरात्मक माध्य क्या हो जाएंगे, इसका जस्ट उल्टा कर दो, यानी 3/5, ठीक है, 3/4, 1/1 और 3/2, ये इसके क्या हो जाएंगे, हरात्मक माध्य होंगे। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई है, मतलब कुल मिलाकर सर जब भी हमें सबसे पहले व्युत्क्रम करके समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो भी संख्या है उनका व्युत्क्रम करके समांतर माध्य करेंगे, और समांतर माध्य के लिए डी जो होता है सार्वंतर b-a(n+1) होता है, b-a(n+1) होता है। जैसे 1/2 और 3 के मध्य 4 हरात्मक माध्य निकालने हैं, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसी प्रकार से आप लोगों को मैं पूछूं, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में ये हैं, ठीक है, मैं आपको ये कह देता, जैसे हमारे पास में 1/, ठीक है, 1/8 और 1/4, ठीक है, 1/8 और 1/4 के मध्य, 1/8 तथा 1/4 के मध्य आपको मान लो मैं कहता 3 निकालना है, क्या 3 हरात्मक माध्य निकालना है, 3 हरात्मक माध्य ज्ञात करने हैं। तो 3 हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग 3 क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। 3 समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सर इसको चेंज करेंगे, तो सर एक इसका व्युत्क्रम करेंगे, 1/8
तथा 1/4 का व्युत्क्रम करेंगे। 1 इनका क्या करेंगे, इनका व्युत्क्रम किया जाएगा। इनका व्युत्क्रम करेंगे तो मुझे बताओ इसका जो व्युत्क्रम होगा वो कितना होगा सर, 8 और 4 होगा। इनका जो व्युत्क्रम होगा वो कितना हो जाएगा सर, 8 और 4 होगा। अब मुझे बताओ 8 और 4 का, ठीक है, 1/8 और 1/4 के मध्य हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके मध्य कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 4 होगा। तो 8 और 4 का सबसे पहले तो सर 8 और 4 का हम लोग क्या निकालेंगे, 8 4 का डी निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। ठीक है, 8 4 का सार्व अंतर जिसे हम लोग बोलते हैं डी, वो क्या होगा सर, b माइनस ए, यानी 4 माइनस का 8 बट्टा में n+1। n+1 का मतलब कितना हो गया सर, 3 प्लस का 1। तो बताओ d जो हमारे पास आया है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बट्टा 4 माइनस का 1 होगा। d बराबर कितना हो जाएगा सर, माइनस का 1 होगा। ठीक है, d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, 8 और 4 का सार्व अंतर निकालते हैं तो d बराबर ये होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारे पास हो जाएगा सर यहाँ पर, ठीक है, समांतर माध्य 8 और 4 के समांतर माध्य, 8 और 4 के 8 4 के 3 समांतर माध्य, 3 समांतर माध्य कौन सा हो जाएगा बताओ। सबसे पहले तो सर 8 है, 8 में से 1 घटाऊंगा कितना हो जाएगा सर, 8 में से 1 घटाऊंगा 7 होगा, फिर 7 में से 1 घटाऊंगा 6 होगा, और 6 में से 1 घटाऊंगा 5 होगा। ठीक है, बताओ ये 3 नहीं हुए, 7 6 और 4, ठीक है, सॉरी 5। देख लो 8 और 4 के मध्य कितने हो गए, 7 6 और 5 हो गए भाई। 8 8 से नीचे 7, 7 से 6, 6 से 5 और ये, तो हमारे पास ये समांतर माध्य आ गए। अब यदि ये हमारे पास समांतर माध्य आए तो मुझे बताओ गुणोत्तर माध्य में बदल सकते हो। बिल्कुल सर, गुणोत्तर माध्य क्या होगा, उल्टा। ठीक है, गुणोत्तर माध्य सॉरी हरात्मक माध्य निकालना है। ठीक है, तो हम इसका हरात्मक माध्य जब निकालेंगे, ठीक है, तो ये 3 हरात्मक माध्य जो होंगे वो उल्टे हो जाएंगे। कौन से सर, 1/7 होगा, 1/6 होगा और 1/5 होगा। ये इसके हरात्मक माध्य है। ठीक है, ये इसके हरात्मक माध्य हैं। ये इसके क्या हो जाएंगे, हरात्मक माध्य हो जाएंगे। सभी को समझ में आया होगा। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हरात्मक माध्य के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक है, हरात्मक माध्य का मतलब ये बेसिक फॉर्मूला n/1/x। ठीक है, उसके बाद में 2 पद हैं तो 2ab/a+b, 3 पद है तो 3abc/ में। ठीक है, औसत चाल वाले फॉर्मूले भी इसी के होते हैं। उसके बाद में 2 संख्याओं के मध्य हरात्मक माध्य कहता है, तो सबसे पहले व्युत्क्रम करके समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया है। जैसे 1/8 और 1/4 के 3 हरात्मक माध्य निकालना है तो 8 और 4 लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद में 8 4 का सार्व अंतर के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशंस किया। सबसे पहले 8 और 4 का व्युत्क्रम किया, 8 और 4 का सार्व अंतर निकाला d, व्हाट इज क्या आया, -1। तो 8 और 4 का 3 समांतर माध्य निकालते हैं तो समांतर माध्य का मतलब एक एक कम करते जाओ भाई। 8 में से 1 कम किया, 7 में से 1 किया, ये कर दिया। ठीक है, प्लस होता तो जोड़ता जाता। तो ये इसके समांतर माध्य है तो उल्टे कर दिए, हरात्मक माध्य आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। हम लोग अच्छे से डिटेल से तो अभी समांतर माध्य बाद में पढ़ेंगे, परंतु थोड़ा सा यहाँ पर माध्य की बात कर रहे हैं अपन अभी। ठीक है, क्योंकि रिलेशंस ज्ञात करना है। तो जो समांतर माध्य होता है, ठीक है, समांतर माध्य जो होता है, ठीक है, उसके अंदर यदि हम लोग बात करते हैं इसका भी कौन सा, समांतर श्रेणी का, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ठीक है, समांतर माध्य डिटेल से भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर्स के अंदर। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हरात्मक माध्य के लिए पहले से हमें यहाँ पर मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, तो ये अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा सर, अभी आपके पास में मान लो 3 रिलेशंस होते हैं। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ, सुनना मेरी बात को, जैसे इजीली कट जाए ऐसा हम लोग लिखते हैं। जैसे कोई गुणा करने पर आ जाए, जैसे 2 और 8 है ना, 2 तथा 8, ये ले लेते हैं अपन, 2 और 8 10। ठीक है, देखो ये हमारे पास में यहाँ पर देखना, हम ये संख्या ले रहा हूँ 2 तथा 8।
ये मैं संख्या ले रहा हूँ 2 तथा 8, 2 तथा 8 का 2 तथा 8 के लिए मुझे बताओ 2 तथा 8 के लिए समांतर माध्य क्या होगा, जिसे ए एम बोलते हैं। 2 तथा 8 के लिए समांतर माध्य, समांतर माध्य का मतलब सबको जोड़ना है। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है सर, 2 तथा 8 के लिए ए एम क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा सर 2 प्लस का 8 बट्टा में संख्या कितनी है 2, 2 और 8 10, 10 का मतलब 5। ठीक है, ये हो गया समांतर माध्य। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ इसी क्वेश्चंस के अंदर, इसी क्वेश्चंस में मैं आपको पूछूं कि बताओ जीएम क्या होगा, तो सर जीएम का मतलब रूट हो जाएगा 2 इंटू 8, और 2 इंटू 8 कितना होता है 16, 16 मतलब 4। और नेक्स्ट होता है सर एच एम क्या होता है सर 2 इंटू 8 बट्टा में ए प्लस बी, 2 और 8 10, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो 10 हो गया। तो ये बताओ कितना हुआ सर, यहाँ पर बात करते हैं अपन लोग 2ab अपॉन ए प्लस बी, तो 2 का पहाड़ा इसके अंदर दे देते हैं, या इसको मत काटो। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 इंटू 2 32, 32 का मतलब कितना हो गया सर 3.2। अरे भाई 8, ये कितना हो गया 8 इंटू 4 32, 32 मतलब बट्टा 2 मतलब 32 बट्टा 10 मतलब 3.2 हो गया। ठीक है, 2 और 8 के लिए हमारे पास ए एम जी एम और एच एम आ गया। 2 और 8 के लिए हमारे पास ए एम जी एम और एच एम आ गया। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है इसमें, मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है सर, सबसे बड़ा ए एम है। सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा आ गया सर, ए एम सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा है सर, उसके बाद सर जी एम है, और उसके बाद में कौन है सर एच एम है। तो ये रिलेशंस भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना कि किन्हीं दो संख्याओं के लिए जी एम एच एम और एच एम जो ए एम है उसमें जो रिलेशंस होता है ध्यान रखना, ए एम सबसे ज़्यादा होता है, जी एम और एच एम। दूसरी बात जो है, यदि मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका जी एम का स्क्वायर करता हूँ, तो जी एम का स्क्वायर बराबर क्या होगा एच एम इंटू ए एम होगा। एक तो ये ध्यान रख लेना, एक कंसेप्ट तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और दूसरा कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा कंसेप्ट जो हमारे पास में है वो सर ये होगा कि जी एम का जो स्क्वायर होता है ना वो क्या होता है सर एच एम इंटू ए एम होता है। जी एम इंटू एच एम बराबर ये होता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये दूसरा फॉर्मूला भी क्या करना है अपने को ध्यान में रखना है। जी एम स्क्वायर बराबर क्या होता है एच एम इंटू ए एम होता है। आप चाहो तो इसमें रख के भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें रख के भी देख सकते हो कि यहाँ पर जी एम कौन है 5 4, 4 का स्क्वायर करके देखो भाई, 4 का स्क्वायर करके देखना। तो यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ तो सर 4 का स्क्वायर करके देखना, वह बराबर होगा किसके सर 5 इंटू 3.2 के। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसको स्क्वायर करके देख लेना तो ये भी कितना होगा 16। तो बताओ दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जी एम स्क्वायर बराबर क्या होता है एच एम इंटू ए एम, और यहाँ पर ये भी रिलेशंस अपने को ध्यान में रखना है। कभी आपको क्वेश्चंस में दे सकता है किन्हीं दो संख्याओं का, ठीक है एच एम दे देगा ए एम दे देगा और पूछेगा जी एम कितना है, तो इस फॉर्मूले से आप लोगों को निकाल सकते हैं। मैं आपको कह दूं कि किन्हीं दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 10 है और उसका गुणोत्तर माध्य ए है, तो बताओ उसका एच एम क्या होगा, जी एम कितना होगा। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको कहे किन्हीं दो संख्याओं ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का समांतर ए एम, किन्हीं दो संख्याओं का ए एम, ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का जो ए एम है वो कितना मान लूँ मैं, दो संख्याओं का ए एम जो है वो मैं मान लेता हूँ किन्हीं दो संख्याओं का ए एम 8। ठीक है, ये तो लिखा ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का ए एम 8 तथा एच एम 2 है, तो जी एम होगा, तो जी एम होगा। बताओ किन्हीं दो संख्याओं का ए एम 8 तथा एच एम 2 हैं तो जी एम होगा। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा जी एम स्क्वायर बराबर क्या होगा सर एच एम इंटू ए एम।
ठीक है, एच एम इंटू ए एम। तो ये हो जाएगा आपका एच एम कितना है सर 2 और ए एम ये 8, तो जी एम स्क्वायर होगा। तो जी एम बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, जी एम बराबर क्या होगा 4। जी एम बराबर क्या होगा 4। देख लो इन दोनों के बीच में बिल्कुल जी एम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। किन्हीं दो संख्या को ए एम दे रखा है और एच एम दे रखा है, तो जी एम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था। अगले लेक्चर्स के अंदर हम लोग पूरा पढ़ेंगे भाई केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर और डिटेल से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों का ये जो सिलेबस में है अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें गणितीय माध्य और स्थिति माध्य से रिलेटेड पूछा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा स्थिति माध्य है, तो उसमें आप लोगों को ये 4 दे देगा और 3 ये दे देगा, एक इधर से देके स्थिति माध्य भी पूछा जा सकता है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। उसके बाद में गुणोत्तर माध्य से रिलेटेड याद रखना, 2 पद हैं तो रूट ए बी, 3 पद है तो 3 ABC के अंदर क्यूब रूट और फिर ये और ABCD होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चंस अपने को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एन गुणोत्तर माध्य कैसे निकालता है। एन गुणोत्तर माध्य के लिए इशारों का अनुपात याद रख लो, B/A 1/n+1 होता है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग हरात्मक माध्य में n/1/x+1 होता है। 2 माध्य 2AB हैं, 3 माध्य हैं तो 3ABC होता है। जब दूरी समान हो तो ये एवरेज स्पीड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इससे सॉल्व होते हैं। हरात्मक माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, B/-AN+1 समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है, अभी हम समांतर माध्य अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, 1/2 और 3 के मध्य 4 हरात्मक माध्य कैसे निकालते हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब ये रिलेशंस भी याद रखना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस के माध्यम से चलाया। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स 2 और 8 के लिए AM, GM और HM निकाल दिया। ठीक है, AM, GM और HM निकाला तो कितना आया, सबसे ज़्यादा कौन आता है, AM आता है, उससे कम GM और उससे अधिक कम HM। ठीक है, तो ये याद रखना, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। तो सबसे ज़्यादा समांतर माध्य, उससे कम गुणोत्तर माध्य और उससे कम हरात्मक माध्य होता है। और इन तीनों में एक रिलेशंस ये भी याद रख लेना कि सब जो गुणोत्तर माध्य हैं उसका उसका वर्ग किसके बराबर होता है, HM इंटू AM के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने प्रूव करके भी देखा था, एग्जाम्पल्स करके भी हम लोगों ने देखा है। और इस तरह से क्वेश्चंस में कभी AM 8 दिया, HM 2 दे दिया, GM कितना है, या फिर GM देखें HM AM भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से करना है। अब जो अगली क्लास होगी, मैं डायरेक्ट अगली क्लास के अंदर कौन सा स्टार्ट करूंगा, समांतर माध्य स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हालांकि समांतर माध्य को अपने को छोटा पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने यहीं पर डिस्कस कर लिया ताकि हम लोगों को समांतर माध्य से रिलेटेड, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें थी, मतलब गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने लोगों ने डिस्कस कर ली। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, इस पर आप लोग अभ्यास कीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जो इससे पहले मैंने स्टैटिक्स का जो बेसिक पढ़ाया है उसको पढ़िएगा, उसके बाद में इससे रिलेटेड और बाद में ग्राफ वगैरह ये सब हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। इसी के साथ में थैंक यू सो मच।